हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 71 के बारे में। और ये लास्ट लेक्चर होगा इसका। हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे पिछले 3 लेक्चरों से, जहां पर हमने गैल्वेनोमीटर को कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्क कैसे करता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या है गैल्वेनोमीटर, करंट को मेजर करता है, छोटा अमाउंट ऑफ करंट को। हमने ऐसे कई सारी चीजें देखी और भी बहुत सारे चीजें देखी। रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है, ठीक है, टॉर्सनल कांस्टेंट, ठीक है, टॉर्सनल स्ट्रेंथ वगैरह बहुत सारी चीजें देखी। तो आज हम गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी देखेंगे। तो आज का लास्ट टॉपिक है जहां पर हम गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को देखेंगे कि भाई सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होती है। तो उससे पहले जो लोग गैल्वेनोमीटर के लेक्चर्स नहीं देखे होंगे उनके लिए मैं फिर से डायग्राम बना देता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ। तो जो मैं अभी 10 मिनट जो पढ़ाऊंगा, जो पिछला लेक्चर देख के आए हैं वो ना देखें, क्योंकि पुरानी ही चीज है। मैं फिर से इसलिए बता रहा हूँ कि भाई कोई नया बच्चा आ गया हो भूला भटका तो उसको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा रिवीजन कर देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या देखे थे अब तक, थोड़ा सा मैं रिकैप कर लेता हूँ। क्या देखे थे, गैल्वेनोमीटर कैसे बनाते थे हम लोग, ऐसे यहां से एक वायर लाते थे जूम, ठीक है, फिर यहां पर आते थे, एक टर्मिनल जोड़ते थे। टर्मिनल तो जानते हो भाई, मान लेते इस टर्मिनल को हमने T1 नाम दे दिया, तो यहां पर हमने एक T1 नाम का टर्मिनल लगा लिया, ठीक है, और यहां पर वायर, फिर यहां से एक वायर जूम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वायर से यहां आएंगे नीचे जूम, ठीक है, यहां पर एक वायर, फिर एक टर्मिनल, टर्मिनल से एक वायर जोड़ा और वायर से एक फाइन वायर जोड़ा, एक पतली सी वायर, और यहां पर एक पट्टी लगा लो मेटल की, ठीक है, एक हमने यहां पर मेटल की पट्टी लगाई हुई, जुम जुम जुम, ठीक है, मेटल की पट्टी से एक फाइन वायर यहां लाया हमने जोड़ करके, ठीक है। क्या है ये, फाइन वायर होता था, मैंने बताया है लेकिन रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम एक फाइन वायर जोड़ते थे, याद आया, और इस फाइन वायर से हम एक वायर जोड़ते, इस फाइन वायर से एक और वायर जोड़ते थे, लेकिन उसको हम लूप बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इस उस वायर को, जो वायर हम यहां से जोड़ेंगे, उस वायर को हम कई सारे टर्न्स के फॉर्म में लाएंगे। मतलब एक वायर लेंगे, उसे मोड़ लेंगे कई बार, n टाइम्स मोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा, n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा उस वायर का, जुम 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 जुम, इस तरीके से कुछ ऐसे ऐसे आएंगे, जिंग 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 ऐसे। तो ये क्या हो रहा है भैया, ये हमने एक वायर लिया है लेकिन इसके कई सारे नंबर ऑफ टर्न्स हमने लिए हैं, कई बार मोड़ के लाए, तो एक लूप की तरह हो गया ये। तो हम इस फाइन वायर से एक लूप को जोड़ेंगे, इस लूप में कुछ करंट वरंट भगाएंगे, और क्या, इस लूप का कुछ एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर बताया है मैंने, ठीक है। इस लूप में कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो मान लेते n नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक, कुछ करंट I भाग रहा है, ठीक है, ये फाइन वायर है। यहां से आएंगे और यहां से एक स्प्रिंग जोड़ेंगे, ऐसे जुम 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 जुम, तो फिर एक वायर लाएंगे, फिर एक टर्मिनल जोड़ेंगे यहां, फिर एक यहां से वायर। ये क्या है, ये हमारा टर्मिनल T2 है, और ये हमारा क्या है, ये हमारी स्प्रिंग होती थी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते थे भैया, ये हमारी स्प्रिंग होती थी, ठीक है गुरुजी, ये हमारा टर्मिनल T2 होता था, ठीक है। इस तरीके से हम लोग के कहानी बनाए। मैं फिर से बता रहा हूं, मजबूरी है, क्योंकि रिकैप कर ले, क्योंकि बहुत बच्चे नहीं पढ़ के आए होंगे पुराने लेक्चर, ठीक है। हम देख रहे हैं भाई ये लूप है, ठीक, अगर इस लूप को हम ऐसे मोड़े इस तरफ, तो हमारा ऊपर का फाइन वायर किस तरफ मुड़ेगा, अगर हमारा लूप ऐसे मुड़ेगा, ऐसे मोड़ो अगर, तो वायर ऐसे मुड़ेगा, जूम, मतलब मैं इसको इतना डायग्राम में थोड़ा अलग बनाता हूं। यही वायर अगर मैं ऐसे लूं, यहां ये देखो, ये वायर ऐसे, ये जो फाइन वाला वायर है, फिर इससे मैं लूप को जोड़ता हूं, जूम 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 जूम, ठीक है, ये मैंने इससे लूप जोड़ा, और फिर मैंने नीचे स्प्रिंग, ठीक है। अब सुनो, अगर हम इस लूप को, जिसका एरिया वेक्टर ए है और नंबर ऑफ टर्न्स n है, जिसका एरिया वेक्टर ए है, कहां लिख दूं मैं, क्या, इसका एरिया वेक्टर क्या है, ए है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n है, और इसमें करंट कितना भाग रहा, I अमाउंट ऑफ करंट। अब सुनो, अब हमने जैसे मान लो इस लूप को, हम इस लूप को, ये जो लूप है करंट लूप, ये वाला भाई, जो वायर का n नंबर ऑफ टर्न्स बना, यही तो लूप है। अगर इसको हम ट्विस्ट करें ऐसे, जूम ऐसे, डिंग, अगर ऐसे, ठीक है, तो वायर हमारा उल्टी डायरेक्शन में ट्विस्ट होगा, ऐसे जूम, ये स्प्रिंग भी हमारा ऐसे जूम, मतलब वायर
फिर से मैं बताऊंगा, रिवीजन कराते रहूंगा, ठीक है। ये हमारा लूप है, ये इसको मोड़ो, गुम 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 गुम, ट्विस्ट करते रहो, रोटेट करते रहो। तो मैंने बताया है, थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूं, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर में यूज होगा इसलिए। जूम जूम मोड़ते जा रहा है, तो भैया इसको जब तुम मोड़ते जाओगे तो ऊपर का वायर ऐसे मुड़ेगा, इसको तुम ऐसे मोड़ो, डुम 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 लूप, तो वायर ऐसे जूम 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 जूम, तो वायर उल्टी डायरेक्शन में मुड़ता जाएगा, ऐसे मुड़ता जाएगा। समझ रहे हो भाई, प्रैक्टिकल बात है अभी, ठीक है। इसको तुम ऐसे मोड़ोगे तो ऊपर वाले वायर में वो उल्टी डायरेक्शन में मुड़ता जाएगा, तो क्या है वो, उसके अंदर रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब कि जब हम लूप को मोड़ रहे हैं तो लूप को मोड़ने में कुछ टॉर्क बन रहा होगा, जब उसको रोटेट कर रहे हो लूप को, तो उसकी वजह से क्या है, टॉर्क बन रहा है लूप में। अगर इसमें टॉर्क बन रहा है तो ऊपर वाला वायर भी तो मुड़ रहा है, नीचे वाली स्प्रिंग भी तो ऐसे मुड़ती चली जाएगी। अगर लूप ऐसे मुड़ रहा है तो वायर ऐसे जूम, स्प्रिंग ऐसे जूम, उल्टा, ठीक। तो स्प्रिंग और वायर भी तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, मुड़ रहे हैं मतलब उनके अंदर भी कुछ टॉर्क है, तो वो रीस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगी। इसकी वजह से इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हुई तो इनमें भी टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। जब इसको मोड़ते 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 एक समय ऐसा आएगा जब इसका टॉर्क इन दोनों के टॉर्क को के बराबर हो जाएगा, मतलब इन दोनों का टॉर्क इसके बराबर आ जाएगा। एक समय ऐसा भी आएगा। इन दोनों के अंदर कौन सी टॉर्क है, स्प्रिंग और वायर में, रीस्टोरिंग टॉर्क। कौन सी टॉर्क है भैया, रीस्टोरिंग टॉर्क। और इसकी कौन सी टॉर्क है, तो लूप है, तो लूप का टॉर्क होगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब टॉर्क ऑफ लूप इक्वल हो जाएगा टॉर्क रीस्टोरिंग के, इन दोनों का है रीस्टोरिंग, ठीक है। रीस्टोरिंग टॉर्क ये मैंने बताया था, सब रिवीजन है। टॉर्क ऑफ लूप का हम फॉर्मूला जानते हैं, मैंने रिवाइज को डिराइव कराया है, एन आई ए बी साइन थीटा। टॉर्क ऑफ लूप क्या होता है, एन आई ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू टॉर्क रीस्टोरिंग, मैंने भी बताया है क्या होता है भाई, सी फाई। क्या बता रहे हो, सी फाई मतलब क्या, सी तो एक कांस्टेंट होता है, टॉर्सनल कांस्टेंट, वायर के मटेरियल का होता है, ये कोई कांस्टेंट है, टॉर्सनल कांस्टेंट। और फाई क्या है कि मतलब जब हम वायर को फाई डिग्री पर घुमाएं, मान लो ये वायर 1 डिग्री घुमाए, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, एक समय ऐसा आया कि तुमने भैया जो है फाई डिग्री घुमा दिया, तो फाई डिग्री इस लूप को घुमाने पर जितनी टॉर्क रीस्टोरिंग प्रोड्यूस होगी इस वायर या इस स्प्रिंग में, वही हो, सॉरी हाँ ठीक है, इसमें मतलब फिर से इस लूप को 5 डिग्री घुमाएंगे तो रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा इसमें और इसमें, सी फाई अमाउंट ऑफ टॉर्क। घुमा भैया हम लूप को रहे हैं 1 डिग्री 2 डिग्री, एक बार 5 डिग्री घुमा दिया, तो इसके अंदर और इसके अंदर सी फाई अमाउंट ऑफ रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा। किसको किसको घुमा रहे 5 डिग्री, इस लूप को 5 डिग्री, तो रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा इसमें और इसमें, कितना, सी फाई। सी कांस्टेंट है, टॉर्सनल कांस्टेंट मैंने बताया है, और फाई क्या है कि 5 डिग्री से घुमाएंगे तो इतना रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, वही होता फाई का डेफिनेशन, सी फाई। 5 डिग्री घुमाने पर सी फाई अमाउंट ऑफ रीस्टोरिंग टॉर्क लगा, ठीक। चलो एक एंगल है फाई कह सकते हो, समझ आया, या फिर डिफ्लेक्शन बोल सकते हो फाई को, कि कितना डिफ्लेक्शन हो रहा, बता रहे हो डिफ्लेक्शन कि भाई यहां पर हम एक पॉइंटर लगा दे, ठीक है। अब मान लो ये मीटर स्केल है, ये मीटर स्केल है, ये हमारा क्या है, ये है हमारे पास जुम्बा मीटर स्केल। ये हम मान लिया कि भैया हमारे पास मीटर स्केल है। अब मान लेते हैं ये रहा हमारा पॉइंटर, पॉइंटर पहले मान लेते हैं 0 पर था, फिर एक समय यहां, सॉरी ये 0 है ना, ये 0 है, पॉइंटर हमारा एक समय 0 पे था। लेकिन जब इस लूप को घुमाते गए, जुम 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 जुम, घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, लूप को घुमाते जाओ, तो एक समय ऐसा आएगा कि इस वायर या इस स्प्रिंग का टॉर्क इसके बैलेंस में आ जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो वहां पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखाएगा ये पॉइंटर, मतलब ये यहां मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, समझ रहे हो यार। ये तो मैं नीचे दिखा दिया, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तो यहां पर आ जाता है ऐसे। तो इस तरीके से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहां दिखाएगा कि जैसे जैसे हम लूप को घुमाते जाएंगे, एक समय आएगा जब हमारा पॉइंटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखाएगा, और वही डिफ्लेक्शन हमारा फाई होता है। दिख रहा है कि नहीं भाई, कैमरे वैमरे में बढ़िया से बिल्कुल सही दिख रहा है भैया, हमको लगा कुछ गड़बड़, बाकी सही है ना, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, टॉर्क रीस्टोरिंग क्या है, टॉर्क लूप के बराबर है, तो लूप का टॉर्क कितना होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, मल्टीप्लाई करो क्या करंट भाग रही लूप में, मल्टीप्लाई करो क्या एरिया वेक्टर है लूप का, मल्टीप्लाई करो किस मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है हमारा लूप, होता है मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर एक हम मैग्नेट भी बनाते हैं ना ऐसे, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स, इधर एक ऐसे रहता है,
इसको नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट, फिर यहाँ एक मैग्नेट रहता है, ज़ूम ज़ूम ज़ूम, ये साउथ पोल वाला। तो ये नॉर्थ, ये साउथ सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स है, तो इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनती है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, बी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वही बात और कुछ नहीं। तो बी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में ये लूप प्रेजेंट, वैसे यहां पर भी मान लेते हैं बी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, बस वही कहानी है, नॉर्थ से साउथ जाती मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स भी होते थे, ठीक। तो यहां से करंट की वैल्यू क्या आ जाती थी, यहां से करंट की वैल्यू आ जाती थी सी फाई अपॉन एन ए बी साइन थीटा, ठीक है। यहां पर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है साइन थीटा में, अगर साइन थीटा में 90 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू अगर 90 हो जाए, मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये मैंने रेडियल केस वाला सिखाया था पिछले लेक्चर में कि कब 90 डिग्री होता है, वहां देखना, यहां रहने तो, ठीक है। यहां तो हमें दूसरी चीज देखनी है। तो अगर साइन थीटा की जगह हम, यहां थीटा की जगह अगर हम 90 रख लें, यहां अगर हम साइन 90 रख लें, तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, यहां हमारी हो जाएगी सी फाई अपॉन साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहां हो जाएगा सी फाई अपॉन एन ए बी, यानी ये आ जाएगा हमारे करंट का वैल्यू, सी फाई अपॉन एन ए बी। फाई क्या है, डिफ्लेक्शन, कितना ज्यादा पॉइंटर डिफ्लेक्ट हुआ, जूम, समझ रहे हो, ये समझ रहे हो, ये है पॉइंटर। तो इतना भैया नोट करें, मैं आगे चीजों को देखता हूं, 1 2 3 4 भाई नोट कर लेते, ठीक है। इस तरीके से हम चीजों को देखेंगे, ये वाला मैं इरेज कर देता हूं, इसी फॉर्मूले पे आएगा भैया सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, बहुत बड़ा रीजन, ठीक, हटा दें, चलो। तो यहां पर हम देखेंगे सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर का अपना मेन कहानी, ये तो भैया रिवीजन था, बताना जरूरी था। तो अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम देखेंगे सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, यानी आज हम देखेंगे गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी, ठीक। हमने फॉर्मूला निकाला था लेकिन मैंने फिर बताया, ये देख रहे हैं सी फाई अपॉन एन ए बी, ये हम जानते हैं करंट सेंसिटिविटी क्या है, एक होती है करंट सेंसिटिविटी, एक होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। पहले हम देखेंगे भैया करंट सेंसिटिविटी, क्या देखेंगे हम देखेंगे करंट सेंसिटिविटी, हम देखेंगे भाई क्या, करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। यहां आखिर करंट सेंसिटिविटी होती क्या है, करंट सेंसिटिविटी आखिर ये क्या होता है। करंट सेंसिटिविटी कुछ नहीं, बस कि एक छोटे अमाउंट ऑफ करंट पर कितना ज्यादा डिफ्लेक्शन, ये फाई ही तो है। अगर मान लो यहां हमने बहुत छोटा अमाउंट ऑफ करंट दिया, 2 मिली एम्पियर 3 मिली एम्पियर, तो छोटे से करंट पर कितना ज्यादा पॉइंटर डिफ्लेक्ट हुआ, ये कितना ज्यादा पॉइंटर डिफ्लेक्ट हुआ छोटे से करंट पे, वही होता है करंट सेंसिटिविटी। मतलब छोटे अमाउंट ऑफ करंट पर कितना ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ, उतनी ज्यादा करंट सेंसिटिविटी। अब यहां एग्जांपल लो, मान लो करंट हमने 2 एम्पियर मान लो, ठीक है, वैसे होगा 2 मिली एम्पियर ले, अगर यहां 2 है और डिफ्लेक्शन मान लो तुम्हारा 4 टाइम्स हुआ है, 4, और एक जगह 4 यूनिट ही डिफ्लेक्शन हुआ है और करंट तुम्हारी 4 है, तो किसमें ज्यादा करंट सेंसिटिविटी आएगा, इसको काटो, यहां 2 वैल्यू आएगी, यहां 1 वैल्यू आएगी। देख रहे हो, जहां कम करंट है, ये यहां जहां कम करंट है वहां ज्यादा करंट सेंसिटिविटी, जहां ज्यादा करंट है वहां, जहां कम करंट है वहां ज्यादा करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, और जहां ज्यादा करंट है वहां कम करंट सेंसिटिविटी है। मतलब करंट जितना छोटा रखोगे उतनी ज्यादा करंट सेंसिटिविटी होगी, करंट जितना छोटा रखोगे उतनी ज्यादा करंट सेंसिटिविटी, करंट जितना बड़ा उतनी कम करंट सेंसिटिविटी। कहने का मतलब छोटे से करंट पर कितना ज्यादा डिफ्लेक्शन दे रही, वही होता है करंट सेंसिटिविटी। फाई डिफ्लेक्शन आई करंट, मतलब कि कितना ज्यादा डिफ्लेक्शन दे रहा है एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पर, कितना ज्यादा डिफ्लेक्शन मिल रहा है इस पॉइंटर को एक छोटे अमाउंट ऑफ करंट पर, वही होता है करंट सेंसिटिविटी। फिर से एग्जांपल, मान लो ऊपर 4, नीचे 2, यहां 2, यहां 2। अब सुनो, देखो यहां पर क्या आएगा वैल्यू, यहां पर 2, यहां पर 1, यानी फिर से 4/4 रख लेते हैं, ठीक है। अब सुनो, यहां पर करंट की वैल्यू कम है, यहां पर करंट की वैल्यू ज्यादा है, यहां पर देखो करंट की वैल्यू कम है तो करंट सेंसिटिविटी ज्यादा है, यहां करंट की वैल्यू ज्यादा है तो करंट सेंसिटिविटी कम आ जा रहा है।
मतलब एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पर ह्यूज डिफ्लेक्शन दिखाएगा, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा ये पॉइंटर। ठीक, करंट, ये मीटर स्केल पर क्या मेजर कर रहे हैं? करंट मेजर कर रहे हैं, और क्या? ठीक है, करंट मेजर कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, पक्का। अब इस फॉर्मूले को यहां पुट करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे भैया? हमने देख लिया भाई, ये हमारा ऊपर हमारा क्या है? ऊपर हमने रखा फाई, और नीचे हमारी वैल्यू क्या है? नीचे हमारी है आई। ठीक है, अब ये सुनो, अगर यहां से हम करंट की वैल्यू उठाए, करंट की वैल्यू क्या है? सी फाई, अब सी फाई अपॉन एनएबी है। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू हमारी आ जाती है भैया फाई अपॉन आई। भाई हम कितना करंट पर कितना फाई हम दिखा सकते हैं। ठीक है, अब सुनो, तो अगर हम यहां ध्यान से देखें, ठीक है, ये तो हो गया अगर कि हमारा फाई अपॉन आई तो हो गया। ठीक है, लेकिन यहां से अगर एक नई चीज देखें तो यहां पे करंट की वैल्यू हमारी क्या है? सी फाई अपॉन एनएबी है। यानी यहां हम क्या लिख सकते हैं? फाई अगर है तो नीचे हमारा क्या होगा? नीचे हमारी वैल्यू हो जाएगी सी फाई अपॉन एन ए बी। समझ रहे हो? वही हमारे करंट की वैल्यू भी कुछ होगी। समझ रहे भैया? तो इस तरीके से भी हम चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, फिर से बता दूं, ये हमारा लूप था। ठीक है, लूप में हमने जो है ये सारी कहानी देखी कि ये लूप है, इसका एरिया वेक्टर है, और एरिया वेक्टर क्या हो? हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। जो हमारा एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। एक बार इसे देख ले भैया कैसे बन रही हैं चीजें। समझ आ रहा भाई? कि आई इक्वल टू क्या है? सी फाई अपॉन एन ए बी है। ठीक है, अब अगर यहां से फाई इधर रखो, आई को इधर ला, मतलब कि आई की वैल्यू क्या थी? आई की वैल्यू हमारी कितनी थी भाई? आई की वैल्यू हमारी थी सी फाई अपॉन एन ए बी। अगर हम आई को इधर ला दें, फाई अपॉन आई, आई को हमने इधर लाया और एन ए बी और सी को उधर ले जाए तो एन ए बी ऊपर चला जाएगा, तो यहां हो जाएगा एन ए बी अपॉन सी। यही होगा भैया, आई को इधर लाया और एन ए बी और सी को उधर लेगा तो अपोजिट उल्टा भाग जाएगा वो। ठीक है, तो एन ए बी अपॉन सी। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फाई अपॉन आई को, कि फाई अपॉन आई इज इक्वल टू एन ए बी बाई सी। भाई कान इधर सही से पकड़ो, वैसे पकड़ो, बात एक की वैसे यहां भी। तो फाई बाई आई क्या हो गया? एन ए बी अपॉन सी हो गया। फाई बाई आई इक्वल टू एन ए बी अपॉन सी हो गया कि भाई चलो हाँ, एन का नंबर ऑफ टर्न्स इनटू एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू सी। तो ये हमारा हो गया करंट सेंसिटिविटी का वैल्यू, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? एनएबी अपॉन सी भी रख सकते हैं। ठीक है, कि भाई यहां चलो एनएबी अपॉन सी रख लेते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो गया करंट सेंसिटिविटी का वैल्यू। अब हमारी जो करंट सेंसिटिविटी होती है वो इन तीनों पे डिपेंड करेगी। नंबर ऑफ टर्न्स है ये लूप का, ये एन नंबर ऑफ टर्न्स है लूप में। ठीक, 1 2 3 4। ठीक, तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे उतनी ज्यादा करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी। नंबर ऑफ टर्न्स, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे, मतलब जो हमारा फाई बाई आई है, जो हमारा करंट सेंसिटिविटी है वो उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाओगे लूप में। 1 2 3 4। ठीक, 4 नंबर ऑफ टर्न्स तो बहुत ज्यादा, 5 पे और ज्यादा। जितना ज्यादा एरिया होगा लूप का, ये देखो लूप का एरिया जितना ज्यादा, लूप का एरिया जितना ज्यादा उतनी ज्यादा करंट सेंसिटिविटी। लूप का एरिया जितना ज्यादा उतनी ज्यादा करंट सेंसिटिविटी। मैग्नेटिक फील्ड, जितना हाई मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे इस लूप को उतना ज्यादा करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा इस लूप का। यहां से भी दिख रहा है, डायरेक्टली दिख रहा है। फाई भी ऊपर, एनएबी भी ऊपर, एनएबी तीनों ऊपर है तो सीधी सी बात है कि डायरेक्टली होंगे। लेकिन जो हमारा ये सी है, जो हमारा टॉर्सनल कांस्टेंट है, इसके ये इनवर्सली होगा, क्योंकि यहां सी नीचे है, फाई बाई आई ऊपर। तो हमारा फाई बाई आई क्या है? सी के इनवर्सली है। सी क्या है? टॉर्सनल कांस्टेंट। ठीक है, एक टॉर्सनल कांस्टेंट है जो वायर का नेचर है। तो अगर इसको, अगर हम वायर को फॉस्फर मटेरियल के बना दें, ठीक है, फिर क्वार्ट्ज वायर यूज करें। अगर हम कोई एक क्वार्ट्ज वायर, एक क्वार्ट्ज टाइप की वायर आती है ना, ये जो लूप बना रहे हैं, अगर इसको हम क्वार्ट्ज वायर का यूज करके लूप बनाएं तो उसकी टॉर्सनल कांस्टेंट ज्यादा होती है, तो यूज में कुछ आ सकता है। या फिर फॉस्फर वायर ले लें, ठीक है, फॉस्फर वाले वायर्स ले लें, ठीक है, तो वहां पर भी टॉर्सनल कांस्टेंट की वैल्यू को सुधारा जा सकता है। कि वायर कैसा लेंगे? फॉस्फर वायर ले लें या फिर क्वार्ट्ज टाइप की वायर ले लें तो उसकी टॉर्सनल कांस्टेंट थोड़ा अच्छी रहती है। ठीक है,
बाकी डिफ्लेक्शन ये क्या होगा, फाई बाई आई हमेशा सी के इनवर्सली होता है कि जितना कम टॉर्सनल कांस्टेंट उतनी ज्यादा करंट सेंसिटिविटी। ठीक, समझ रहे हो। इसके बाद एक और टर्म आता है भैया वोल्टेज सेंसिटिविटी, कि आखिर ये वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है। ठीक है, हम देख लेते हैं भाई अपना एक नया टर्म जो कि है वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक, चलो एक हम देख लेते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। मैंने डायग्राम इसलिए बनाया ना ताकि फील हो पूरा, समझ लो ना, इससे रिलेट करो इनको। ठीक है, हाँ, वोल्टेज सेंसिटिविटी कि आखिर ये वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, क्या होती है ये वोल्टेज सेंसिटिविटी, कि भैया छोटे अमाउंट ऑफ करंट पर, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पर कितना ज्यादा वोल्टेज में डिफ्लेक्शन दे रहा, समझ रहे हो। अगर मान लो यही जो मीटर स्केल बनाए हो ऊपर, इसी मीटर स्केल पर तुम भैया वोल्टेज मेजर करना चाह रहे हो, तो यहां 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट रख लोगे। ठीक है, अब क्या करेगा कि छोटे से करंट पर कितना ज्यादा वोल्टेज में डिफ्लेक्शन आ रहा, सॉरी हाँ मैं गलत कर रहा, बिल्कुल सॉरी, हाँ सॉरी, यहां हम क्या देखेंगे ना, सॉरी वोल्टेज नहीं यार, गलती होगा, हाँ 5/V, छोटे से वोल्टेज पर, ये होता है फॉर्मूला 5/V। करंट वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है कि छोटे से वोल्टेज पर छोटे से वोल्टेज पर कितना ज्यादा डिफ्लेक्शन दे रहा पॉइंटर मीटर स्केल पर, छोटे से वोल्टेज पर कितना ज्यादा डिफ्लेक्शन इस मीटर स्केल पर मिलेगा। एक छोटा सा वोल्टेज रखा, डिफ्लेक्ट हो गए तेजी से, छोटे से वोल्टेज पर कितना ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखा रहा हमारा पॉइंटर मीटर स्केल के ऊपर। ठीक है, वही हमारी होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, छोटे से वोल्टेज पर कितना ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखा दिया इस पॉइंटर ने इस मीटर स्केल पर, समझ रहे। तो ये हमारा हो गया 5/V। ठीक है, अब फिर से वही चीज है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, V इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो अगर हम यहां से V इक्वल टू I की वैल्यू देखें तो करंट की वैल्यू क्या है, C phi अपॉन NAB। तो I की जगह हमने रख लिया C phi अपॉन NAB। ठीक है, C phi अपॉन NAB रख लेंगे हम यहां पर हम क्या रख लेंगे, C phi अपॉन NAB इंटू यहां हम रख लेते हैं R। ठीक है, तो C phi अपॉन NAB इंटू R हमने जो है चीजों को रख लिया है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से यहां पर देखें तो यहां पर हम वोल्टेज सेंसिटिविटी की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 5/V है। ठीक है, अब V की जगह अगर हम ये रख लें, V की जगह अगर हम रख लें C phi अपॉन NAB इंटू R। ठीक है, यहां पर हम क्या रख लेते हैं, यहां पर हम वोल्टेज की जगह रख लेते हैं C phi अपॉन NAB इंटू R, या फिर हम दूसरी भाषा में देखना चाहें जैसे हमने यहां पे किया, करंट की वैल्यू हमने यहां पर रख ली थी, क्या करंट की वैल्यू हमने रख ली थी NAB/C। ठीक है, वैसे ही अगर हम यहां हमने कैसे किया था, करंट की वैल्यू क्या थी C phi अपॉन NAB, तो phi बाई इक्वल टू हमने क्या क्या रख लिया था NAB अपॉन C। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी हो जाएगा ट्रांसफर। ठीक है, देखते हैं चीजों को, हो जाएगा। ठीक है, यहां से V इक्वल टू क्या है हमारा, C phi अपॉन NAB इंटू R। तो ठीक ऐसे यहां रखते हैं, V इक्वल टू क्या आया है, सुनो ये है, अब सुनो, फाई को इधर रखो, V को इधर ले आते हैं, फाई को इधर रखो, V को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये जो NAB है वो उधर चला जाएगा और ये जो R है वो नीचे चला आएगा। सुनो इसको हम ऐसे रखते हैं, फाई इधर रहने दो भाई, वोल्टेज को इधर ला दो ऐसे। ठीक है, वोल्टेज इधर आ गया, फाई इधर है पहले से, तो NAB ऊपर चला जाएगा और CR नीचे आ जाएगा। NAB ऊपर चला जाएगा, NAB ऊपर चला जाएगा और CR आ जाएगा नीचे, यानी हमारी 5/V की वैल्यू क्या आई, NAB अपॉन CR आ गया। क्या गया, NAB अपॉन CR, यही तो हुआ। 5 इधर रहने दो, V को नीचे ले आए तो यहां से NAB ऊपर चला जाएगा और C क्या रहेगा, सॉरी NAB ऊपर चला जाएगा और C नीचे चला आएगा और R भी नीचे चला आएगा, क्योंकि C और R यहां ऊपर है तो वहां जाके नीचे, NAB यहां नीचे तो वहां जाके ऊपर, V यहां ऊपर तो यहां के नीचे। तो यहां पर वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या आ गया, वोल्टेज सेंसिटिविटी हमारी आ गई NAB/CR। इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं कि 5/V इक्वल्स टू NAB/CR, NAB/CR। ये हो गया हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये हमारी करंट सेंसिटिविटी। तो इस तरीके से हम चीजों को देखते हैं। अब अगर हम देखें तो हमारी जो वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है किसके किसके डायरेक्टली आ रही है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे भैया
तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी, फाई बाई वी हमारा बढ़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने, मैं थोड़ा इसको थोड़ा अलग जगह पे लिख देता हूं, सुन, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी, एरिया बढ़ाओगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी। अब टॉर्सनल कांस्टेंट अगर टॉर्सनल कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि टॉर्सनल कांस्टेंट जो है इनवर्सली है कि अगर टॉर्सनल कांस्टेंट घट गई तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। रेजिस्टेंस के भी इनवर्सली है, अगर रेजिस्टेंस घट गई तो अगर हमारी रेजिस्टेंस घट गई तो हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। मतलब यहां पर दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है इनवर्सली में कि भाई टॉर्सनल कांस्टेंट घट गया तब भी बढ़ जाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी, या फिर हमारा रेजिस्टेंस घट गया, टॉर्सनल कांस्टेंट अगर घटेगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी, या फिर रेजिस्टेंस अगर घटेगा तब भी हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी, बाकी तो सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वोल्टेज सेंसिटिविटी की भी कहानी देख ली कि हाँ ये चीज आएगा। एक और दो चीजें सीखनी हमको सीखनी, इसको नोट करो, फिर हो गया, इरेज कर दे भैया, पक्का छाप लिए हो, चलो बस दो फॉर्मूले यहां रखते हैं, बाकी हम इरेज कर देते हैं, फाई अपॉन एन ए बी वगैरह, ठीक है, ठीक है, ओके शाह, कॉर्ड वायर है ये, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने चीजों को देख लिया, हमने दो फॉर्मूले अपने यहां रखने, एक हम क्या फॉर्मूला पाए हैं, एक हम फॉर्मूला पाए हैं फाई अपॉन आई इक्वल्स टू एन ए बी बाई सी हमने पाया है, जो कि हमारा क्या है, ये हमारा भैया करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हमने पाया, और एक हमने क्या फॉर्मूला डिराइव किया कि हमने जो है वोल्टेज सेंसिटिविटी फाई बाई वी इक्वल्स टू एन ए बी बाई सी, ये हमने जो है एक फॉर्मूला पाया। हमने जो है दो फॉर्मूले पाए हैं, एक हमने पाया फाई अपॉन आई, एक हमने पाया फाई अपॉन वी, ठीक है। तो ये हमारे वोल्टेज और करंट सेंसिटिविटी हो गए। एक और टर्म कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स हम बढ़ा दें कॉइल के अंदर, यहां नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिया, मान लो n है, n से 2n नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम इस लूप में कर देंगे कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को n से 2n कर दिए, n से 2n कर दें, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर एक कहानी बनेगी। पहले हम वोल्टेज करंट सेंसिटिविटी के लिए देखते हैं। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दे तो क्या होगा, फाई अपॉन आई के लिए, तो फाई अपॉन आई इज इक्वल टू क्या होता है, एन ए बी अपॉन सी। अब सुनो भाई, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के n से 2n कर दें, 2n कर दिया, तो एक चीज देखो कि हमारी जो करंट सेंसिटिविटी है वो भी डबल टाइम्स बढ़ गई, 2NAB हो गया, अब तक NAB था, अब 2NAB हो गया, यानी हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी भी क्या होगी, 2 टाइम्स बढ़ जाएगी। कहने का मतलब अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को 2n कर दें, यानी नंबर ऑफ टर्न्स अगर डबल करेंगे तो हमारी करंट सेंसिटिविटी भी डबल हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अब सुन, इस पर क्या असर पड़ेगा, अच्छा मैंने यहां आर नहीं लिखा, NAB अपॉन सी आर, ठीक। अब इस पर क्या असर पड़ेगा, अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ रहे हैं लूप में 1 2 3 4 5, अगर नंबर ऑफ टर्न्स ट्वाइस कर दिया तो इसका मतलब ज्यादा लेंथ भी तो यूज करना पड़ेगा वायर का, इसका मतलब वायर की लेंथ बढ़ रही। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स पे 1 मीटर का लेंथ ले रहे हो तो 2n नंबर ऑफ टर्न्स पे 2 मीटर का लेंथ लेना पड़ेगा। और हमने पढ़ा है कि जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जो हमारी रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, और वोल्टेज सेंसिटिविटी में रेजिस्टेंस भी है। इसका मतलब अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स 2n कर रहे हैं, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स 2n करेंगे तो हमारी रेजिस्टेंस भी बढ़ के डबल हो जाएगी, 2R हो जाएगी। समझ रहे हो, इससे फॉर्मूला क्या बनेगा, फाई बाई वी लिखो, फाई बाई वी, नंबर ऑफ टर्न्स हमने कितना किया है 2n, तो यहां हो गया 2n इंटू ए इंटू बी अपॉन सी, तो चलो लिख लिया, सी इंटू हमारी रेजिस्टेंस भी तो ट्वाइस हो जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो, यानी सी इंटू 2R हो गया, 2 से 2 मर जाएगा और हमारी वैल्यू सेम वही रह जाएगी, NAB बाई CR। मतलब कहने का क्या है इसका कि कुछ केसेस में क्या होगा कि इफ करंट सेंसिटिविटी विल गॉट इंक्रीज बट आवर वोल्टेज सेंसिटिविटी विल बी कांस्टेंट। किस केस में,
इस केस में जब हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाते हैं वहां पर करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ जाता है, लेकिन ये वोल्टेज सेंसिटिविटी हमारी सेम रह जाती है, क्योंकि वायर का लेंथ बढ़ जाता है। वायर का लेंथ बढ़ने से वायर का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, यानी रेजिस्टेंस भी ट्वाइस हो जाएगा, तो 2 2 मर के सेम वैल्यू देगा। इसका मतलब करंट सेंसिटिविटी ठीक है, करंट सेंसिटिविटी गॉट इंक्रीजेस, ठीक है, करंट सेंसिटिविटी तो हमारी बढ़ जाती है, बट जो हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है, बट वोल्टेज सेंसिटिविटी जो हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है वो क्या होती है, वो रिमेन्स कांस्टेंट रह जाती है भैया, रिमेन्स कांस्टेंट। कब? करंट सेंसिटिविटी गॉट इंक्रीजेस बट वोल्टेज सेंसिटिविटी रिमेन्स कांस्टेंट। किस केस में? जब हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देते हैं। किस केस में? जब हम नंबर ऑफ टर्न्स को ट्वाइस कर देते हैं, इस केस में। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते हैं तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ता है, वायर की लेंथ अगर इतनी है तो अब इतनी हो जाएगी, ये L है तो ये 2L, और हमने पढ़ा रेजिस्टेंस भी डायरेक्टली L के, तो रेजिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। तो ये केस है वो कि इस केस में जब नंबर ऑफ टर्न्स हम बढ़ाते हैं तो हमारा करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाता है, लेकिन हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम रह जाती है। क्यों? ये सब कहानी है, ठीक है, NAB/CR ही रह गया, ठीक है, समझ में आ गया? ये वोल्टेज है, इरेज करते हैं पक्का, इरेज करते भाई, हो गया, समझ में आ गया, NAB/CR ही रह जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम चीजों को देखते हैं, समझ रहे हो? ये होती है पूरी कहानी भैया। हाँ, ऐसी भी चीजें यहां पर बन जाती हैं कि भाई हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी तो सेम रह गई। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स मान लो L से 2N हो गए, ठीक है, तो हमारी 5/I कितनी आई थी, मैंने लिखा, मैं क्या लिखूं फिर से, ठीक है, तो हमारी 5/I कितनी हो गई थी, 2NAB बाई कितना हो गया था, C। लेकिन वही जगह जब हम वोल्टेज के लिए तो 5/V, तो यहां तो ये 2NAB तो हो गया, यहां R भी होता है, सॉरी, हाँ, वोल्टेज में, लेकिन हमारा C इंटू R होता है फॉर्मूला में, यहां रेजिस्टेंस भी तो बढ़ जाएगा, तो C इंटू 2R, अब 2 से 2 मर गया, वैल्यू हमारी आ गई सेम, NAB/C। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जो हमारा क्या बोलते हैं, जो हमारा नंबर ऑफ टर्न्स है, जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ता है तो हमारा लेंथ बढ़ जाता है, और जब लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी R से 2R हो जाएगा। तो इस वजह से क्या हो गया, करंट सेंसिटिविटी हमारी क्या है, जो हमारी करंट सेंसिटिविटी है वो तो हमारी बढ़ गई, लेकिन जो हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो हमारी कांस्टेंट रह जाती है जब हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये कहानी समझ पाए कि नहीं? पक्का? चलो, तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ गई, लेकिन हमारे नंबर ऑफ टर्न्स, हमारी जो वोल्टेज सेंसिटिविटी थी वो सेम रह गई। कि करंट सेंसिटिविटी हमारी क्या थी, करंट सेंसिटिविटी, फिर से लिख देता हूं मैं, करंट सेंसिटिविटी, जो हमारी करंट सेंसिटिविटी है, करंट सेंसिटिविटी गॉट इंक्रीजेस, भाई वो हमारी बढ़ गई, करंट सेंसिटिविटी गॉट इंक्रीजेस, ठीक है, when we will increase, when we will increase, ठीक है, when we will increase number of turns in wire, हम वायर में जब नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाते हैं, ठीक है, बट वोल्टेज सेंसिटिविटी रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों? मैंने देख लिया हमने, बट वोल्टेज सेंसिटिविटी रिमेन्स कांस्टेंट, जो हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो कांस्टेंट रह गई। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स के साथ रेजिस्टेंस भी, बिकॉज जो हमारी रेजिस्टेंस है, बिकॉज रेजिस्टेंस भी हमारी डबल हो गई थी, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स के साथ, जब हमने नंबर ऑफ टर्न्स को 2n कर दिया था। अब इसको मैं फॉर्मूला सवाल लगा के भी हम यूज करते हैं, क्या करंट सेंसिटिविटी इंक्रीजेस, बढ़ गई जब हमने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाया वायर में,
लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम रह गई क्योंकि रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी, क्योंकि लेंथ भी बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा ही। इतना हो गया, नोट करो भाई, इसको एक सवाल से सॉल्व करेंगे, ठीक है, हो गया पक्का। चलो इरेज कर दें। चलो अब यहां पर हम एक नई चीज देखते हैं। क्या मान लेते हैं हमारे पास दो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स हैं, एक का नाम हमारा है M1 और एक हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, मान लेते हैं M2। हमारे पास दो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स हैं, ठीक है। मान लेते हैं इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमारे नंबर ऑफ टर्न्स 30 है। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये इस तरीके का मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को, ठीक। मान लेते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्न्स 30 है। इसका मान लेते हैं कुछ होगा हमारा भाई N है, I है, A है, B है। क्या हमारा एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स हमारा कितना है। नंबर ऑफ टर्न्स हम मान लिए भाई कि हमारे पास 30 नंबर ऑफ टर्न्स है। हमारे पास कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, 30 नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। और क्या हम देख सकते हैं, और हम मान लें कि इसका जो एरिया होगा वो मान लेते हैं 3.2 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और हम क्या देख सकते हैं, एरिया हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, और हम क्या देखेंगे, मान लेते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर वो हम मान लेते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 5 टेस्ला है, ठीक है। और क्या देख सकते हैं, और हमारा मान लेते हैं जो हमारी टॉर्सनल कांस्टेंट है, टॉर्सनल कांस्टेंट भी हम मान लेते हैं, कुछ ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर टॉर्सनल कांस्टेंट, पहले मैं इसको थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ एरिया ले लेंगे, कुछ वो, ठीक है, दुनिया भर की कहानी है, ऐसे बना लो। यहाँ पर जो एरिया है उसको हम ले लेते हैं 3.2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर स्क्वायर, यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक। और मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10 टू द पावर 8 टेस्ला है, मान लो, ठीक है। और हम क्या ले सकते हैं, और हमारा जो टॉर्सनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम मान लेते हैं, उसकी वैल्यू मान लेते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है। वैसे यहां पर आते हैं, यहां पर हम मान लेते हैं दूसरे वाले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, और कुछ रेजिस्टेंस भी मान लेते हैं। मान लेते हैं यहां पर रेजिस्टेंस जो लगा है इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में वो हम मान लेते हैं 10 ओमेगा है, ठीक। ये मीटर स्क्वायर इस एरिया के लिए, इस एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, ठीक। ये अब ठीक है, ठीक। अब आए दूसरी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लेते हैं। मान लेते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमारे 42 है, 42 है, ठीक है। और हमारी जो एरिया है उसको हम मान लेते हैं कि सेम वही 3.2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर स्क्वायर है, ठीक। और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ गया, 14 ओमेगा हो गया, मान लो, ठीक है। और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो हम मान लेते हैं सेम यही 2 इंटू 10 टू द पावर 8 टेस्ला है, ठीक है। और हम मान लेते हैं जो हमारा टॉर्सनल कांस्टेंट है वो भी हमारी 1 इंटू 10 टू द पावर 8 है। तो अब हम यहां पर करंट सेंसिटिविटी, हमें कहा कि ये M1 ये M2, तो हमें बताना है कि टू फाइंड द रेशियोज, हमें क्या बताना है। हम इसको मैं इरेज कर दूं क्या, यहां से समझ में तो आ गया है, लूप वगैरह, ठीक है, हटा दे इसे, पक्का। चलो मैंने डायग्राम दिखा के फील तो करा ही दिया होगा अब तक, ठीक है। चलो भाई, चलो ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, ठीक है, ठीक। ये सब भी चलो, हाँ, यहां पर मान लेते हैं मीटर स्क्वायर। अब सुनो, यहां अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें, हमें क्या बताना है, हमें बताना है टू फाइंड, ठीक है, रेशियोज। हमें बताना है रेशियो किसका किसका, करंट, पहले इन दोनों के करंट सेंसिटिविटी का रेशियो निकालेंगे, टू फाइंड रेशियोज ऑफ करंट सेंसिटिविटी। पहले तो इन दोनों के करंट सेंसिटिविटी का रेशियो निकालेंगे, टू फाइंड द रेशियोज ऑफ करंट सेंसिटिविटीज, करंट सेंसिटिविटीज एंड वोल्टेज सेंसिटिविटीज, इन दोनों की करंट और वोल्टेज सेंसिटिविटी, फाइंड रेशियो ऑफ करंट एंड वोल्टेज सेंसिटिविटीज, सेंसिटिविटीज हमें बतानी है ऑफ M2 एंड M1, यानी हमें M2 अपॉन M1 करना है, हमें M2 और M1 के वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी को निकालना है। तो हम सबसे पहले करंट सेंसिटिविटी का खेल खेलते हैं M2 के लिए। तो यहां हम M2 अपॉन M1 करते हैं, इन दोनों का करंट सेंसिटिविटी पहले निकालेंगे। तो पहले वाले कॉइल का करंट सेंसिटिविटी क्या होगा, phi बाई I, ब्रैकेट में लगा लो कि पहले वाले का, तो पहले वाले का। अब दूसरे वाले नहीं, हम दूसरे और पहले का निकाल रहे हैं, तो ये दूसरे वाले का मूव,
दूसरे वाले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का क्या करंट सेंसिटिविटी होगा, 5/I, लेकिन यहां 2 रखो, ये दूसरे वाले का है। अब पहले वाले का क्या होगा, 5/I, किसका, पहले वाले का, तो यहां पहला M2/M1 है ना। अब इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करो, NAB नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं दूसरे वाले में, नंबर ऑफ टर्न्स दूसरे वाले में है नंबर ऑफ टर्न्स हम कितना मान सकते हैं भाई, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे ये 42 है दूसरे वाले में, इनटू दूसरे वाले का एरिया कितना है, ये देखो NAB/C है ना ये, तो एरिया कितना है यार, यहां आ भी पाएगा, ये नहीं आ पाएगा, मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे 5 नंबर ऑफ 5/I क्या है, n नंबर ऑफ टर्न्स क्या है दूसरे वाले में 42 है, तो यहां लिखो भैया 42 इनटू एरिया क्या है दूसरे वाले का 3.2 इंटू 10⁸ मीटर स्क्वायर है, रहने दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ऐसे रहने दो, मीटर स्क्वायर लिख लो, अच्छा मीटर स्क्वायर इनटू NAB मैग्नेटिक फील्ड कितनी है दूसरे वाले की, ये है 2 इंटू 10⁸ 2 इंटू 10⁸ टेस्ला, यही है, ठीक है। NAB हो गया, NAB अपॉन C, यानी टॉर्सनल कांस्टेंट कितना है 1 इंटू 10⁸। अब फिर एक लगा और दूसरे वाले का क्या 5/I1, यानी NAB/C रखेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू सब रखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 30 हैं, तो यहां रखो भैया 30 इंटू एरिया सेम दिख रहा 3.2 इंटू 10⁸, तो 3.2 इंटू 10⁸ इंटू यहां लिख लो भैया मीटर स्क्वायर, ठीक है, यहां हमने लिख लिया मीटर स्क्वायर इनटू मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, कितना मैग्नेटिक फील्ड 2 इंटू 10⁸, तो 2 इंटू 10⁸ टेस्ला, टी खाली लिख लो कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडेड बाय सी की वैल्यू कितनी है, यहां पर भी वही है 1 इंटू 10⁸, सेम वैल्यूज है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा 1 इंटू 10⁸ से ये मरेगा, सेम है, फिर 2 इंटू 10⁸ से 2 इंटू 10⁸ ये मरेगा, 3.2 इंटू 10⁸, 3.2 इंटू 10⁸ ये मर जाएगा, यानी जो हमारी वैल्यू बचेगी खाली 42/30 बचेगी, जो हमारी वैल्यू आएगी वो खाली 42/30 बचेगी ठीक है। अब इसे काटो, 3 ये 3 से जाएगा 14 टाइम्स में, 3 बन जा 3, एक बचेगा 3 4 4, ठीक 14 जाएगा, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 10, 3 10 जा 30, 3 14 जा 44, तो 10 14/10 सीधी बात है भाई, 1.4 कर लो, एक जीरो पॉइंट बढ़ा लो, हो गया, डिवाइड करो यही आएगा 1.4, यानी जो हमारी करंट सेंसिटिविटी है वो 1.4 टाइम्स बढ़ जाएगी हमारे दूसरे वाले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के, पहले वाले के मुकाबले दूसरे वाले की 1.4 टाइम्स बढ़ जाएगी क्या, करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। यहां पर ऐसे भी लिख सकते थे सिंपल 42 इंटू A1 एरिया, पहले इसके एरिया को A1 मान लो, A1 मान लिया, ठीक है, इंटू क्या बोल सकते हैं, और इसके मैग्नेटिक फील्ड को B1 मान लो, सॉरी पहले हम दूसरे वाले करेंगे ना, तो इस पे M2 करेंगे, क्या लिखोगे, यहां हम लिख लेंगे नंबर ऑफ टर्न्स हमारे 42 है, इसका मैग्नेटिक फील्ड हम मान लेते हैं, या फिर एरिया मान लो A, NAB है A, इसका एरिया मान लो A1 है, सॉरी यार A2 मानोगे ना, दूसरी वाली कॉइल की हम बात कर रहे हैं, तो A2, इसकी मैग्नेटिक फील्ड B2 डिवाइडेड बाय इसका टॉर्सनल कांस्टेंट मान लो C2, इसको हम डिवाइड, हम कर क्या रहे हैं भाई M2/N1 कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं M2/M1, यही तो कर रहे हैं ये, आप सुनो। अब पहली वाली कॉइल के लिए नंबर ऑफ टर्न्स 30 है, इनटू एरिया मान लो इसका A1 है, इनटू मैग्नेटिक मान लो इसकी, मैग्नेटिक फील्ड मान लो इसकी B1 है, डिवाइडेड बाय टॉर्सनल कांस्टेंट इसका मान लो C1 है। अब देख रहे हो A2 A1 के बराबर, B2 B1 के बराबर, C2 C1 के बराबर, तो सब काट दो, टूम टूम कुटुक डूम कुटुक डूम कुटुक डूम कुटुक डूम, बचेगा यही। तो ऐसे भी लिख सकते हो कि दूसरे वाले कॉइल का एरिया, दूसरे वाले कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड टॉर्सनल कांस्टेंट पहले वाले के मैग्नेटिक फील्ड एरिया टॉर्सनल कांस्टेंट के बराबर आ रहा है, बस नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट थे तो ओवरऑल वैल्यू हमारी 1.4 है। नोट करो तो वोल्टेज सेंसिटिविटी देख लें, हो गया भाई पक्का, हटा दें। चलो अब हम देख लेते हैं लास्ट कहानी, जो कि हमारी होगी वोल्टेज सेंसिटिविटी इन दोनों कॉइल्स का, ठीक है, इन दोनों कॉइल्स की वोल्टेज सेंसिटिविटी का कंपैरिजन। तो यहां हम फिर से लिखेंगे M2/M1 इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है 5/V, तो दूसरे वाले कॉइल का 5/V, दूसरा पहले वाले कॉइल का 5/V पहला, ठीक है।
अब हम लिखते हैं एक चीज को NaB/Cr, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं दूसरे वाले में 42, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम M2/M1 इज इक्वल टू हम लिख लेंगे नंबर ऑफ टर्न्स हमारे 42 है, ठीक है, इनटू एरिया। इसका एरिया इस बार हम A2 मान लेते हैं, क्या लिखे लंबा लंबा सब सेम ही तो है, इसका एरिया मान लिया A2। और मैग्नेटिक फील्ड, तो इस वाले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का हम मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं B2 है, ये B2 है, ये R2 है, ये A2 है, और ये हमारा C2 है, ये C1 हो गया, ये B1 हो गया, ये R1 हो गया, ये A1 हो गया, ठीक है। अब सही, चलो, तो A2 इंटू इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना हमने माना B2, तो यहां रख लिया B2, ठीक, डिवाइडेड बाय टॉर्सनल कांस्टेंट हमने इसका माना C2 दूसरे वाले कॉइल का, इनटू इसका रेजिस्टेंस हमको पता है 14 लिख लेते हैं, क्या है 14, ठीक है। C2 इंटू 14 रख लो, ठीक, छोटा वैल्यू। अब डिवाइड करो दूसरे वाले के लिए, सॉरी पहले वाले के लिए, क्या कर रहे हो, ये दूसरे वाले के लिए था, अब पहले वाले के लिए M1 के लिए, ठीक है। तो M1 में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं 30 है, तो 13 इंटू एरिया इसका A1, मैग्नेटिक फील्ड B1, टॉर्सनल कांस्टेंट C1, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओमेगा। अब सुनो, A2 A1 के बराबर है, देखो A2 3 इंटू सेम है, और B1 B2 के बराबर है, C2 C1 के बराबर, सब एक दूसरे के बराबर है, यानी C1 से C2 मरेगा, और A1 से A2 मरेगा, B2 से B1 मरेगा। बचेगा क्या, बचेगा हमारी क्या, ध्यान 42/14 बच रहा, 42/14 डिवाइडेड बाई 30/10, 30/10 इतनी वैल्यूज बच रही है, ठीक है। यानी 10 को ऊपर चला जाएगा, तो 42 इंटू 10/42, ये 10 ऊपर चला जाएगा, और 14 इंटू 30 नीचे रह जाएगा, 14 यहां है, 13 ऐसे आ जाएगा, यानी 14 इंटू 30, यही तो आएगा, देख लो भाई, सिंपल यही आएगा। इसको जब बदले हो जाएंगे, यही आएगा 42 इंटू 10, 14 इंटू 30 आ जाएगा, ठीक। अब सुनो, इतना हो गया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहां क्या हो जाएगा, यहां कहानी क्या बचेगी, 42 इंटू 10 हो गया, 14 इंटू 30 हो गया, तो यहां पर क्या बचेगा, 14 बन जाएगा, 14 3 सा, ये 3 टाइम्स में चला जाएगा, तो यहां बचेगा 3 इंटू 10 बन जा, और यहां क्या आएगा 30। मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं ताकि चीजें समझ जाए। यहां हम क्या लिख देते हैं, यहां हम लिख देते हैं 42 इंटू 10 आएगा, और नीचे क्या बचेगा 14 इंटू 30 बचेगा, 14 इंटू 30 बचेगा। अब सुनो, 14 1 14, 14 बन जा 14, 14 3 जा टाइम्स में गया, 10 बन जा 10 3 जा टाइम्स में गया, यानी वैल्यू आई 3/3। देखे भैया, 3 से 3 कटा, वैल्यू आ गई 1, यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये कांस्टेंट रह गया। मतलब जब हमने नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाया N1 से N2, मान लो ये N2 नंबर ऑफ टर्न्स है, ये N1 नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाया तो हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी कांस्टेंट रह गई। हाँ, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पे, देखो 10 से 14 हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाया, रेजिस्टेंस भी बढ़ गई, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पे ज्यादा लेंथ लेनी पड़ेगी, और लेंथ ज्यादा लोगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी कांस्टेंट रह गई नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पे। देखो फॉर्मूले से भी वही आया, यही जगह हमारा करंट सेंसिटिविटी कितना आया था, करंट सेंसिटिविटी दोनों का रेशियो हमारा आया था 1.4, यानी यहां पर क्या हो रहा कि दूसरे वाले गैल्वेनोमीटर का पहले वाले गैल्वेनोमीटर से कोई स्पाइक नहीं आया उनकी वैल्यूज में। किस चीज की वैल्यू में, उनके वोल्टेज सेंसिटिविटी वैल्यू में, उनकी वोल्टेज सेंसिटिविटी की वैल्यू सेम रह गई, कांस्टेंट है, 1 है, ठीक। तो इसे नोट करो भाई, ये खत्म हुआ, हो गया 1 2 3 4 हो गया भैया, पढ़ लिए, आ जाए, हो गया पक्का। चलो भाई, यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, इसके बाद एक नया लेक्चर आएगा, अब आएगा मैग्नेटिज्म इन मैटर की कहानी। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म खत्म हुआ, एक बार और देख लो, मैं आऊंगा 1 2 3 4, मैं आ जाऊं, मैं आ रहा हूं भाई, नोट कर लो 1 2 3 4, हो गया। तो भैया अब खत्म करते हैं, तो भाई इसको पढ़ते रहें, अब हम एक नया लेक्चर लाएंगे मैग्नेटिज्म इन मैटर, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द लाएंगे।